और जब 28 के बाद में सरकार बदलेगी और थर्ड फ्रंट की सरकार, आरएलपी की सरकार बनेगी, और ये सब कांग्रेस और बीजेपी वाले सब ये जो भ्रष्टाचारी है ना, जिन्होंने हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, वो सब सलाखों के पीछे होंगे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस में थी, वो बीजेपी में आ गई। लालचंद कटारिया, हजारों उदाहरण है जिन्होंने दल बदले हैं। तो ये जनता उनके लिए क्यों नहीं बोलती है? नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी एक की तरफ से। आज हम बैठे हैं आरएलपी के एक सदस्य के साथ। अब इनसे पूछेंगे नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के ऊपर सवाल। तो ये आज हमारे चैनल पे एक और नया इंटरव्यू। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, लक्ष्मण राणा। तो सर, मेरा पहला सवाल बेनीवाल के ऊपर आता है। जैसे हनुमान बेनीवाल अभी नरेश मीणा से अस्पताल में मिलने गए, लेकिन उससे पहले भी नरेश मीणा ने उनको अपने प्रोटेस्ट में बुलाया था। तो वो प्रोटेस्ट में उससे पहले क्यों नहीं आए? क्या वो वेट कर रहे थे कि नरेश मीणा की तबीयत खराब होगी, उसके बाद वो मिलने जाएंगे? क्या उनको स्पॉटलाइट चाहिए थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बेनीवाल जी यहाँ थे नहीं, उन्होंने पोस्ट की थी वह नरेश मीणा ये आंदोलन कर रहा है शहीद स्मारक पे, आरएलपी परिवार इसके साथ है। और जब भी वो यहाँ जयपुर आए, इनकी तबीयत खराब हुई तो वैसे मैं उनसे मिलने आया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो उनके साथ थे, उन्होंने पोस्ट की थी। और फिर बाद में वो बीमार हो गए तो उनसे मिलने आए। जैसे पहले देखा जाता है कि बेनीवाल जी पहले बीजेपी में थे हाँ। और उसके बाद उनने बीजेपी छोड़ दिया। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उनने बीजेपी छोड़ा? और देखने में आता है कि काफी जनता के लोग उनको दोगला भी कहते हैं इस चक्कर में। ये देखो, किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा छोड़ के राजपा बनाई, वापस बीजेपी में आ गया। ज्योति मिर्धा कांग्रेस में थी, वो बीजेपी में आ गई। लालचंद कटारिया, हजारों उदाहरण है जिन्होंने दल बदले हैं। तो ये जनता उनके लिए क्यों नहीं बोलती है? राजस्थान में एक चमकता हुआ सितारा हनुमान बेनीवाल आमजन की आवाज है, न्याय का देवता है। तो सब लोग ये जो है इनका ये इनके साथ मांगन दिखते नहीं है ना, तो ये फिर दूसरों पे आरोप लगाने लग जाते। बाकी कोई दल बदल वाली कोई बात नहीं है। वो खुद के दम पे उन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव, वो बीजेपी से भी चुनाव जीता, निर्दलीय भी जीता, खुद की पार्टी बना के भी चुनाव जीता, और 2028 में सत्ता में भी आएंगे। ऐसा क्या कारण हो सकता है? ऐसी उनमें क्या खूबी है जिससे आप कह रहे हैं कि वो 2028 के अंदर सत्ता में? खूबी के अलावा उसमें ऐसी कमी, एक भी कमी कोई बता दे कि हनुमान बेनीवाल में एक भी कमी है तुम्हें बता दूं। वो बंदा रात को 2 बजे की सभा करते हैं। उन्होंने अभी पिछले 2 सितंबर को सभा की थी 5, तो रात को उनका हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए प्रशासन ने मना कर दिया। बाड़मेर से विद्यासर की दूरी है 500 किलोमीटर। तो उन्होंने मतलब कार के द्वारा दूरी तय करके 2:30 बजे विद्यासर आए। तो 2:30 बजे वो लाखों की तादाद में वो लोग वहाँ के वहाँ बैठे रहे। बाकी आज राज्य प्रधानमंत्री मोदी भी जाता और खड़ा हो ना, तो एक आदमी अरे आता होगा तुम। उस बंदे में कुछ दम है। लोगों को लगता है कि अगर हमारी कोई सुनने वाला है तो रास्ता में खड़ मान लूंगा। अगर आप बेनीवाल की कमियों की बात करते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जैसे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी कभार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं, उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो काफी तड़कते भड़कते होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्विटर और जनता के अंदर ये काफी सुर्खियों में रहता है नहीं, कि वो स्पष्टवादी है। किसी को टारगेट करके तो वो कहते नहीं है। और जो बात खरी बात होती है, खरी बात कहते हैं। अगर किसी को मिर्ची लगे तो लगे, उसमें क्या है? जो वो कहते हैं कि भाई ये गलत है तो गलत को गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं। बाकी हरामी जो है वो गलत को सही बताते हैं, और वो उसमें दोगलापन है नहीं, और वो इसीलिए हमारे को पसंद है। तो चलिए बेनीवाल को लेके थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे उनकी घर की बिजली काट दी गई थी और पता चला कि 11 लाख का उनका बिल आ रखा था। हाँ। तो ऐसा क्या है कि उनने बिल जमा नहीं करवाया? क्या वो खुद को बड़ा नेता समझते हैं कि बिजली उनके लिए फ्री है? क्या जनता को ये नहीं होता? जनता की अगर बिजली का बिल नहीं चुकता तो उनका तो अगले दिन ही काट दिया जाता है, लेकिन उनका 11 लाख का बिल बाकी था, फिर भी उनकी बिजली नहीं काटी गई थी जब तक ये बात बाहर नहीं आई। आप इस जयपुर सिटी में देखोगे ना, तो इतने मंत्री और इतने पूर्व विधायक हैं जो बंगलों में रह रहे अभी भी सरकारी में, और फ्री की बिजली चोरी करके जला रहे हैं। जब हनुमान बेनीवाल को इन लोगों ने देखा
कि भाई ये किसी भी तरीके से अपने शिकंजे में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक ही चीज दिखी कि इसके बिजली का बिल बकाया है। एक बात बताओ, एक सांसद अगर सुनवाई नहीं करेगा, अपन उनको आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए सुनवाई के लिए, वो अपने खुद के आवास में, खुद के घर में जनता की सुनवाई करते हैं 24 घंटे, तो उसकी बिजली देने का अधिकार गवर्नमेंट का बनता है। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला भाई मैं कंप्रोमाइजन कर रहा हूँ, 6 लाख रुपए जमा करा रहा हूँ। ये तो सरकार की हर धर्मिता थी कि भाई जैसे तैसे इनका बिजली का बिल काट दिया जाए और इनको मतलब जैसे नीचा दिखा दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी क्या आप आपने ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो उड़ रहे हैं, वो मतलब ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो सुर्खियों में आ रहे हैं, तो उनकी टांग खींची जाए, उनको वापस से नीचे लाया जाए? हाँ, बस ये कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का आंख मिचोली का खेल है। ये अंदर से अंदर दोनों एक है और ये चाहते हैं कि भाई जैसे तैसे मतलब इसको नीचा लाए। वो पिछली बार त्रिशक विधानसभा चुनाव में आपने देखा ही होगा कि वहाँ मतलब कांग्रेस को बेच खाई, ओनली हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए इन्होंने कांग्रेस को बेच खाई और अपना वजूद बचाने के लिए और ईडी के छापे के डर से रात को ये जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात चली है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, जनता से काफी इंटरव्यू लेने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का मेल जोल हो रखा है। राजस्थान में ऐसा चलता है कि 5 साल बीजेपी का राज चलता है तो 5 साल कांग्रेस का। अगर कांग्रेस का राज चल रहा है 5 साल तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आने देते। तो क्या ये हकीकत है? क्या सही में 5 साल का खेल चल रहा है? ये मिथक अब की बार टूट जाएगा इनका, ये सपना अब अधूरा रह जाएगा। और जब 28 के बाद में सरकार बदलेगी और थर्ड फ्रंट की सरकार, आरएलपी की सरकार बनेगी और ये सब कांग्रेस और बीजेपी वाले सब जो भ्रष्टाचारी है ना, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, वो सब सलाखों के पीछे होंगे। वो सब के नाम हमारे को पता है, कितना भ्रष्टाचार। आप देख रहे हो अतिवृष्टि हो रखी है, गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं किया, किसान के घर में नहीं तो खाने का अनाज है, वो नहीं पशुओं को डालने के लिए चारा है, लेकिन सरकार को पता ही नहीं कि भाई अतिवृष्टि भी हुई है या नहीं हुई। उसकी तरफ नहीं तो मीडिया ध्यान दिलाना चाहता है और नहीं ये अफसर ध्यान दे रहे हैं, नहीं गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। सिवाय उनको तो जनता को लड़वाना और अपराधियों को सजा देना। अगर अपराधियों की बात है तो भजनलाल ने रूल निकाला था कि अपने मतलब भजनलाल ने रूल को काफी कठोर कर दिया, काफी सख्त कर दिया कि अब अगर कोई अपराधी होगा तो उसके पैरों में गोली मार के उसको थाने में लाया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपराधियों की शय ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। कानून को तो क्या, कानून तो बहुत से बने हुए हैं कानून, लेकिन अमल कहाँ कर रहे हैं। इन्होंने कानून बना दिया लेकिन ये अमल नहीं करते। अगर अमल करने की बात है तो अभी रिसेंटली एक मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान ने एक बालक को मार दिया था और उसने अपने हथियार हवा में लहराते हुए ट्विटर पे वीडियो पोस्ट करा कि बदला पूरा हुआ। तो उसके ऊपर भजनलाल सरकार ने जल्दी एक्शन लेते हुए उसको पकड़ा और उसके पैरों में गोली लगवा के उसको थाने में लाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमल नहीं हो रहा है? देखो मेरी बात सुनिए, समाज को तो कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इंसान को इंसान की नजर से देखा जाना चाहिए और उसको उसी हिसाब से रहना चाहिए। अगर कोई भी अगर कुकर्त्य करता है और अपराध करता है तो मेरी नजर में अपराधी तो अपराधी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज से या किसी भी जाति से। यहाँ पे जाति की बात नहीं, यहाँ पे अपराध की बात चल रही है। हाँ, तो अपराध के की हिसाब से हाँ, भजनलाल ने उसके साथ क्या सही किया? नहीं, अगर कोई भी सरकार अपराधी के साथ में, अगर अपराधी अपराध करता है उसके साथ में न्याय अपराधी को सजा देती है तो वो न्यायोचित है। तो क्या भजनलाल सरकार ने उनके साथ सही किया था? भजनलाल सरकार कोई भी हो, अगर सही करती है तो सही रहेगी, गलत करती है तो गलत करती रहेगी। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल अब नरेश मीणा से रिलेटेड होगा। जैसे वो अभी प्रोटेस्ट पे चल रहे थे, वो अभी अस्पताल पहुंचे, झालावाड़ में जो स्कूल कांड हुआ उसको लेके वो न्याय मांग रहे हैं। तो क्या भजनलाल सरकार की ओर से 5 बकरी और 1 बकरे के अलावा जो 50 लाख रुपए की डिमांड रखी है वो पूरी होगी? देखो, जब उनके बच्चे ही चले गए हैं और उनके पास में कुछ है ही नहीं तो वो मांग पूरी होनी चाहिए।
ये सरकार की हठधर्मिता है कि उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, जबकि ये वाजिब मांग है, वो गलत मांग कोई नहीं है। सरकार तो उनको चढ़ाना चाहती है, उनको दिखाना चाहती है कि तुम आदिवासी है, आदिवासी ही रहो, ये तो हमारा काम है, बड़े अफसर तो हमारे बच्चे बनेंगे, तुम्हारे बच्चे तो बकरी ही चरेंगे। लेकिन वो खान पीन के लिए, उनकी रोजी रोटी निकल जाए, इसलिए उनको 5 बकरी और एक नहीं, बकरा दिया। रोजी रोटी के लिए तो फिर वो तो एक बात बताओ, उनमें से कोई लड़का पढ़ के आईएएस बनता, कोई आईपीएस बनता, कोई एमबीए करके बड़ा बिजनेसमैन बनता, तो ये बकरियां देने के अलावा अगर भजनलाल सरकार कहते ना भाई मैं एक एक खदान दूंगा, 50-50 करोड़ की खदान नाम करूंगा, एक एक करते ना फिर उनके नाम, देखिए कोई फैक्ट्री डलवाते ना, आदिवासियों को ये ऊपर लाना चाहते हैं, तो बकरियां देने की कहाँ जरूरत थी, उनको फैक्ट्री दिलवाते। जो 8 बच्चे खत्म हुए थे उनके परिवार वालों को एक एक फैक्ट्री दिलवाते, या खदानें देते हैं, या और कुछ देते हैं। लेकिन नहीं, ये कि भाई तुम्हारी औकात यही है, ये उठाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब को पसंद कर सके नहीं कर सके। तो जैसे नरेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे भजन लाल जी से टेबल पे बैठ के आमने सामने बात करनी है, तो क्या इसको आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं? देखो वो उनका निजी मामला है, हम तो चाहते हैं कि वो युवा है, लड़ाकू है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो आरएलपी के साथ में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और वो आए तो मतलब राजस्थान में और उनके क्षेत्र में थोड़ा अच्छा संदेश भी जाएगा, और ये सब मिलके अगर एक एका रख के अगर चुनाव लड़ते हैं तो 28 में ये शहर सत्ता में है। आपने तब लड़ाकू का, तो मेरे को एक चीज याद आई, जैसे नरेश मीणा काफी गरम इंसान है, वो काफी क्रोध उनमें भरा है, तो वो कभी कभार अपने समर्थक को ही मार देते। जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि वो अपने समर्थक को वो पत्थर फेंक के मारे, उसके बाद उनने एक समर्थक को जाके काफी लात से मारे। तो क्या उनके समर्थक ये देखने के बाद उनके साथ रहेंगे? देखो वीडियो सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें वो जरूर है कि ये आवेश में आ जाते हैं, तो मेरा तो कहना है कि भाई इनको ये आवेश में नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। क्या अगर नरेश मीणा आरएलपी ज्वाइन करे तो बेनीवाल नरेश मीणा के ऊपर काम करके उनकी ये चीज को सुधार सकते हैं? हाँ भाई, नेताजी तो सभी लोगों को, सभी छत्तीस बिरादरी को, सभी को, नेताजी का तो काम ही यही है, वो तो सभी को अच्छी शिक्षा देते हैं, सही मार्ग पे ले जाते हैं, किसी को बदमाशी नहीं करने देते हैं, और गलत लाइन पे नहीं जाने देते हैं। तो हो सकता है अगर नरेश जी मीणा हनुमान जी के साथ आए हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। क्या आप नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल को आमने सामने देखना चाहेंगे, या फिर साथ में एक ही नहीं, पार्टी में? हमारी तो यही है कि भाई जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के जो राजस्थान की जितनी भी पार्टियां हैं, वो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए लड़ने वाली अगर एक होती है, तो हम चाहते हैं सारी पार्टियां एक होती चुनाव लड़े और कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान से बाहर। आप मेरे चैनल राजस्थान लीड के माध्यम से सरकार को, या फिर हनुमान बेनीवाल जी तक, या फिर नरेश मीणा तक ऐसा क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो आप उनको बोलना चाहते थे या फिर उनको बताना चाहते थे? देखो हनुमान जी सही कर रहे हैं, हनुमान जी को हम क्या आदेश देने वाले हैं, हनुमान जी तो खुद आदेश देते हैं, लेकिन मैं एक इस निष्ठुर सरकार से कहना चाहता हूं कि अपने आकाओं को खुश करने के अलावा थोड़ा सा राजस्थान की जनता पे भी ध्यान दे लो, आम गरीब और किसान पे भी ध्यान दे लो। आप 50 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बरसात हुई है कि राजस्थान का किसान उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा परेशान। पहले तो बरसात नहीं होती थी, उस हिसाब से कर्जे में डूबता था, अब की बार ज्यादा बरसात हो गई तो वैसे कर्जे से डूब गया, और ये गवर्नमेंट नाम भी नहीं लेती है कि हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आज खेतों में जाके देखो, गाँव में जाके देखो, किसान के घर पे जाके देखो,
पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं है, तो इंसानों को खाने के लिए अनाज है। और अभी भजनलाल गया था कुछ यहाँ झुंझुनू, बीमा कंपनी प्रीमियम काटी है अच्छा, और एक बंदे को ये 411 रुपये फसल बीमा दे के आए। 411 रुपये तो किराया ही लग जाता वहाँ का। इससे निकलनी और नकारा सरकार को क्या हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि भजनलाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने अकाउंट पे कुछ करने के बजाय थोड़ी राजस्थान की जनता में, क्योंकि हमें पता नहीं आता, तो आप कभी भी आप रात को सीएम हो, ये तो रात को अपने आप को ऐसे करते हैं कि मैं क्या वो भजनलाल शर्माई हूँ या क्या हूँ। तो अभी तक विश्वास नहीं कि मैं सीएम हूँ, तो ये तो कभी भी सीएम पद से जा सकते हैं। तो जाते जाते मेरा तो यही कहना है कि भाई थोड़ा सा दूर लाओ, वो जनता का करते हैं। बाकी जाना इनको है, अब की बार दोनों को ही जाना है। दोनों ये जो पार्टी है ना, वो आराम से सेंट्रल जेल में फिर आराम से 5 साल आराम से। चलिए, नमस्कार, मैं राजस्थान रिएक्ट से। आपने देखा आज नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के ऊपर एक इंटरव्यू। आपको मिलेंगे वापस से ऐसे काफ़ी नए इंटरव्यू के साथ, नए प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। जुड़े रहिए राजस्थान रिएक्ट से।